भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। अपने बचपन की कठिनाइयों और गरीबी के बावजूद वे किसी दलित परिवार का पहला बच्चा थे, जिन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा मुंबई के एलिफेंस्टन हाई स्कूल से प्राप्त की। इसके साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उपाधि प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। कम उम्र के रहते हुए ही अंबेडकर जी के माता का देहांत हो गया था। उनके लालन पालन में उनके चाची का बड़ा हाथ रहा। 14 अप्रैल को उनकी जयंती भारत सहित विश्व के अनेकों देशों में मनाई जाती है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने जीवन में पूरे जीवन भर समानता के लिए संघर्ष किए, इसलिए उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय समानता नेशनल इक्वालिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उनके जन्म दिवस को इंटरनेशनल इक्वालिटी डे के रूप में भी मान्यता देने की बात हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने लिखने का काफी शौक था। वह 18 घंटों तक किताबों में लीन रहा करते थे। उनकी शैक्षणिक योग्यता, विद्वता और प्रतिभा इतनी व्यापक और शानदार थी कि वे दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के साथ साथ ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में भी जाने जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपनी डिग्री प्राप्त की। 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र के साथ साथ इतिहास, दर्शन, राजनीति जैसे अन्य विषयों पर भी मास्टर की डिग्री हासिल की। 1916 में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और उनके शोध पर प्रकाशित पुस्तक रुपया की समस्या, उसकी उत्पत्ति और समाधान, जो काफी चर्चित हुआ। नवंबर के सर्दियों की सुबह थी। 1949 के 25 नवंबर का दिन। देश आजाद हो गया था। संविधान सभा की आखिरी बैठक चल रही थी। गणराज्य की स्थापना की तैयारियां आखिरी दौर में थीं। संविधान सभा में राय बनी कि मामले पर बहस का समापन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर करें और उन सवालों का जवाब दें जो इस सिलसिले में उठे थे। जिस व्यक्ति को सिर्फ ड्राफ्टिंग का जिम्मा दिया गया था, उनके लिए यह गौरव का क्षण था। संविधान की ड्राफ्टिंग से आगे बढ़कर बाबा साहब उस समय तक देश के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं के तौर पर गिने जाने लगे थे। तमाम सहमतियों और असहमतियों के साथ संविधान सभा जानती थी कि नए बनते राष्ट्र की चुनौतियों को समझने की एक समग्र दृष्टि बाबा साहब के पास है। इसलिए नेहरू, पटेल समेत कई वरिष्ठ सदस्यों के होते हुए भी बाबा साहब को यह जिम्मा सौंपा गया कि वे बहसों और आपत्तियों का जवाब दें। बाबा साहब का वह ऐतिहासिक भाषण साबित हुआ। ऐतिहासिक इस मायने में नहीं कि इस भाषण में कोई अभूतपूर्व जोश या विद्वता थी। यह एक संयमित और बहुत संभलकर बल्कि सहमकर दिया गया भाषण है। इस भाषण में बाबा साहब नए बनते राष्ट्र की चुनौतियों की ओर संकेत करते हैं और उन चुनौतियों से निपटने का उपाय बताते हैं। इस क्षण तक बाबा साहब भारत को राष्ट्र कहने से बचते हैं। वे भारत को एक बनता हुआ राष्ट्र यानी नेशन इन द मेकिंग कहते हैं। एक वोट के सिद्धांत पर बात करते हुए वो ये भी साफ कहते हैं कि देश में हालांकि समता नहीं तैयार हुई है, वो आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी को राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि जातियों में बटा भारतीय समाज का एक राष्ट्र की शक्ल कैसे लेगा और आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के रहते वह राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे कर पाएगा। वे यह आशंका जताते हैं और संविधान सभा को चेतावनी देते हैं कि अगर हमने इस गैर बराबरी को खत्म नहीं किया तो इससे पीड़ित लोग उस ढांचे को ध्वस्त कर देंगे जिसे इस संविधान सभा ने इतनी मेहनत से बनाया गया है। उनकी एक और महत्वपूर्ण चेतावनी यह है कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संविधानेतर आंदोलन से अब परहेज करना चाहिए। इसे वे ग्रामर ऑफ एनार्की यानी अराजकता का रास्ता बताते हैं। उनके मुताबिक ये संवैधानिक ढांचे को कमजोर करेगा। तैयार हो रहे राजतंत्र पर हिंदू सवर्ण पुरुषों के दबदबे को लेकर बहुत असहज और फिक्रमंद थे। यहाँ वे अछूतों के राजनीतिक सामाजिक अधिकार के लिए लड़ते योद्धा या हिंदू धर्म की बुराइयों से टकराते नेता के रूप में नहीं है। नहीं, वे यहाँ वकील या अर्थशास्त्री के रूप में अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ बाबा साहब राष्ट्र निर्माण के रूप में सामने आते हैं।
उनकी चिंताओं में कोई जाति या समूह नहीं है। वे इस मौके पर बन रहे मुकम्मल राष्ट्र के पहले प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं। यह संविधानवादी अंबेडकर हैं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के वैश्विक सिद्धांत पर मन, वचन और कर्म से विश्वास करते हैं। राष्ट्र की परिभाषा बाबा साहब के दार्शनिक अर्नस्ट रेनन से लेते हैं। रेनन नहीं मानते कि एक नस्ल, जाति, भाषा, धर्म, भूगोल या साझा स्वार्थ किसी जन समुदाय को राष्ट्र बना सकते हैं। रेनन के लिए राष्ट्र एक साझा विचार है, जो इसलिए है क्योंकि इसमें मौजूद हर व्यक्ति खुद को राष्ट्र का हिस्सा मानता है। इस मायने में यह हर दिन चलने वाला जनमत संग्रह है। रेनन और बाबा साहब दोनों के लिए राष्ट्र एक पवित्र विचार है जिसमें हर सदस्य का साझा है। इसलिए संविधान सभा के आखिरी भाषण में बाबा साहब आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे को राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में सामने लाते हैं। उनकी कामना थी कि संवैधानिक संस्थाएं वंचित लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोले और उन्हें लोकतंत्र में हिस्सेदार बनाए। राष्ट्रीय एकता के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए संविधान के मूल अधिकारों के अध्याय में अवसरों की समानता के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भी विशेष अधिकार का प्रावधान किया गया है। आरक्षण का सिद्धांत वहीं से आता है। यह करोड़ों की आबादी वाले भारत में वंचित जाति समूह के हर सदस्य को नौकरी देने के लिए नहीं है। आरक्षण का मकसद यह है कि वंचित जातियों को महसूस हो कि देश में मौजूद अवसरों में उनका भी हिस्सा है और देश चलाने में उनका भी योगदान है। इसलिए संविधान अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं सबका ख्याल रखता हुआ नजर आता है। बहरहाल 25 नवंबर 1949 की उस सर्द सुबह पर लौटते हैं। बाबा साहब के इस भाषण के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की बैठक को अगले दिन के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हैं। अगले दिन 26 नवंबर को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कर लिया। 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के लोगों ने खुद को अपना संविधान सौंपा और भारत गणराज्य बन गया। लेकिन उसके बाद की कहानी एक विराट मोहभंग की कहानी है। बाबा साहब ने उस दिन कहा था कि हम सबसे अच्छा संविधान लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कामयाबी आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगी जो देश को चलाएंगे।